हेलो गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे जैव प्रक्रम के बारे में, जो आपके 10th बायो का पहला चैप्टर है। इसमें हमें विभिन्न अंग तंत्रों के बारे में पढ़ना है और उनका कार्य कैसे होता है ये जानना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका की। यह किसी भी सजीव के शरीर का आधारभूत क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। बहुत सारी कोशिकाएं जब मिलती हैं तो उससे ऊतक बनता है। ऊतकों के मिलने से अंग और अंग के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। इन अंग तंत्रों के कार्य करने का जो तरीका है उसका अध्ययन हम जैव प्रक्रम के द्वारा करते हैं। जैव प्रक्रम की परिभाषा देखें तो किसी भी सजीव के शरीर को मेंटेन रखने के लिए, अनुरक्षित रखने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पाचन तंत्र के द्वारा किया जाता है, श्वसन तंत्र के द्वारा, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा इत्यादि। जब हम जैव प्रक्रम का पहला स्टेप पोषण यानी पाचन की बात करते हैं तो उसमें पहला आता है हमारा पोषण। जब तक हमारा पोषण नहीं होगा तब तक हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि पोषण के द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा का उपयोग करके हम कार्य करते हैं। यानी किसी भी कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा के लिए हमें पोषण चाहिए। तो जीवों के भोजन ग्रहण करने और उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को या प्रक्रम को पोषण कहा जाता है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो जितने भी सजीव हैं इस ब्रह्मांड में उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा उन्हें भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। अलग अलग जीवों में भोजन ग्रहण करने और भोजन बनाने की अलग अलग विधि होती है। कुछ जीव हैं जैसे पेड़ पौधे या कुछ अकार्बनिक स्रोत से भोजन प्राप्त करने वाले जीवाणु हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं को ग्रहण करके उनसे अपना भोजन निर्माण करते हैं। वहीं कुछ जीव ऐसे भी हैं जो अपने भोजन के लिए इन पेड़ पौधों पे निर्भर करते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, उसका निर्माण स्वयं कर सकता है, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। इंग्लिश में स्वपोषी को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ यानी खुद से, और ट्रॉप्स का मतलब होता है पोषण। तो जो भी खुद से अपना पोषण करे वो क्या हो गया? ऑटोट्रॉप्स। अब हम बात करते हैं कि पोषण जब होगा, भोजन जब हम ग्रहण करेंगे तो उसका पाचन होना जरूरी है। भोजन जब हम ग्रहण करते हैं उस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। उसके बाद उसका पाचन होता है, फिर उससे स्वांगीकरण होता है और स्वांगीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद फाइनली क्या होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में बच जाते हैं उनका मल के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। इन सारे प्रक्रियाओं के लिए हमें जैव उत्प्रेरक यानी जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं, बायो कैटलिस्ट कहते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो पहला हम इसमें देखेंगे स्वपोषी पोषण। स्वयं द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करने की प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहा जाता है। जैसे हरे पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहेंगे। और जो दूसरों पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए उन्हें हम परपोषी कहेंगे। जैसे जीव जंतु, मानव, ये सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं।
स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज़ें अनिवार्य हैं वो हम देखेंगे। और जो पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और परिभाषा के तौर पर आगे देखेंगे। सबसे पहले पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, जो वो पर्यावरण से ग्रहण कर लेते हैं। जल उन्हें उनके जड़ों द्वारा मिल जाता है और सूर्य का प्रकाश सूर्य से ग्रहण करते हैं। इन सारी चीज़ों की उपस्थिति में क्लोरोफिल यानी पर्णहरित नाम के हरित लवक में रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे उनके भोजन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इंग्लिश में इसे हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट यानी प्रकाश, सिंथेसिस मीन्स निर्माण करना। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उसकी एक लिस्ट है हमारे पास। पहला क्या है? सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु। तीसरी चीज़ है जल। और चौथा है क्लोरोफिल यानी पर्णहरित। पर्णहरित पौधों के हरे भागों में पाया जाता है, जैसे कि पत्ती, तने इत्यादि। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और उसके लिए उन्हें क्या चाहिए होता है? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। और यह अभिक्रिया कहाँ होती है? क्लोरोफिल में। अब बात यह है कि ये जो 4 घटक हैं प्रकाश संश्लेषण के, इन चारों का होना अनिवार्य है। इन चारों में से कोई एक भी कम हुआ तो यह प्रक्रिया, यह अभिक्रिया नहीं हो सकती है। जैसे कि हम इस चित्र में देख रहे हैं, यह एक अनुप्रस्थ काट है। अनुप्रस्थ मतलब होता है सीधा, परपेंडिकुलर कट किया गया है पत्तियों का, और उसमें हम लोग एक देख रहे हैं सेक्शन, जिसमें हमें क्लोरोफिल दिख रहा है और उसका ऊर्जा का अवशोषण करना दिखाया जा रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्या होता है? तो क्लोरोफिल ऊर्जा को अवशोषित करता है। वह ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य के प्रकाश से। फिर उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं को मिलाकर रिएक्शन होता है और उससे बनता है कार्बोहाइड्रेट। तीसरा प्रक्रिया जो है वो है जल के अणुओं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी जल में जो अणु है हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, उनका अपघटन होता है, यानी वो टूटते हैं और उससे कार्बोहाइड्रेट में उनका अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो पर्णहरित है, ये जो हरित लवक है, ये कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों या हरे भागों में बात करें पौधों की, तो वहाँ पे एक कोशिकांग पाया जाता है जिसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये आपने 9th के कोशिका चैप्टर में पढ़ा होगा। उस क्लोरोप्लास्ट में यह लवक पाया जाता है और इसका कार्य क्या है? यह सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को ग्रहण करके उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी यहाँ पे भी ऊर्जा का कन्वर्जन होता है, यानी बदलाव होता है। बाकी सारे प्रोसेस जैसे जल का ग्रहण पौधों के जड़ों द्वारा, ये हमने देख लिया है। ये जो जल ग्रहण होता है, ये जल भी टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं में, और वहाँ से जो हाइड्रोजन के आयन रिलीज होते हैं उनसे एनर्जी यानी ऊर्जा प्राप्त होती है और यह अभिक्रिया होती है। हम बात करें पत्तियों के
बाहरी सतह की, तो वहाँ पे सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को रंध्र छिद्र, इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटल पोर। ये रंध्र छिद्र हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण में उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस का भी यहीं से उत्सर्जन किया जाता है। यानी गैसों का आदान प्रदान पौधों में कौन करता है? स्टोमेटल पोर यानी रंध्र छिद्र। इन रंध्र छिद्रों को हम लोग आसानी से इस चित्र में देख सकते हैं। जो पौधों में एक्स्ट्रा वाटर यानी अतिरिक्त जल जो जमा हो जाता है, उनके उत्सर्जन का कार्य ये रंध्र छिद्र करते हैं। तो एक काम हो गया रंध्र छिद्र का, गैसों का आदान प्रदान करना, और दूसरा क्या हो गया? जल का वाष्पोत्सर्जन करना, यानी वाष्प के रूप में अतिरिक्त जल का उत्सर्जन करना। इनमें अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें इस चित्र में, तो इसमें हमें द्वार कोशिकाएं दिखती हैं, रंध्र छिद्र दिखते हैं और हरित लवक, जो कि रंध्र छिद्र के जो बाहरी सतह है उस पर हरित लवक पाया जाता है। तो पहले चित्र में हम क्या देखते हैं कि पत्ते का खुला हुआ रंध्र छिद्र है, यानी इन रंध्र छिद्रों से जब जल की हानि होती है तब ये रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं, और जब इनमें पानी अतिरिक्त जल जो जब जमा हो जाता है तब ये द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और इनका छिद्र खुल जाता है। यानी द्वार कोशिकाओं के सिकुड़ने और फैलने से जो रंध्र छिद्र है वो खुलता या बंद होता है, और इस तरह से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं जिस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है उसके बारे में। यहाँ पे जैसा कि हम अभिक्रिया में देख सकते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 12 जल के अणुओं के साथ मिलकर अभिक्रिया कर रहे हैं। इस अभिक्रिया के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो सूर्य के प्रकाश से मिल रहा है, और जो अभिक्रिया है वो कहाँ हो रहा है? क्लोरोफिल में, यानी पर्ण हरित में। इस रिएक्शन, इस अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बने, उत्पाद बने, उनमें पहला है ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का अणु। 6 ऑक्सीजन के अणु जो हैं वह वातावरण पर्यावरण में रिलीज हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं, जिन्हें जीव जंतु ग्रहण करते हैं अपने श्वसन के लिए। और 6 जो अतिरिक्त जल के अणु थे वो बाद में रिलीज होते हैं, बाद में उत्सर्जित होते हैं वाष्पोत्सर्जन के जरिए। और वाष्पोत्सर्जन जो है वो कहाँ से होता है? वो होता है हमारे रंध्र छिद्रों के द्वारा। धन्यवाद। हमारा आज का चैप्टर यहीं पे, टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगले दिन हम आगे देखेंगे।